हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्लियामेंट चैप्टर भी कवर करेंगे, क्योंकि ये सब मिलकर इंडियन पॉलिटी के कोर टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स का बेसिक ज्ञान। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मैग्ना कार्टा में यूके में लोगों को कुछ राइट्स दिए गए थे। हमने एफआर यूके कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिए हैं, बल्कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, क्वालिफाइड हैं, मतलब इन पर लिमिट्स हैं। इनको चेंज भी किया जा सकता है और अमेंड भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और केशवानंदा भारती केस में इसके बारे में बात की है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) में था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिलीट कर दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, जो पार्ट 12 में है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया है। जब हम एफआर के बारे में पढ़ते हैं तो स्टेट वर्ड काफ़ी आता है। इसका मतलब सिर्फ यूपी एमपी गवर्नमेंट्स नहीं हैं। स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली बॉडीज जैसे LIC, ONGC सब आते हैं। बीसीसीआई स्टेट का पार्ट नहीं है। लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है वो जुडिशरी द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉज बनाते हैं, लेकिन अगर वो एफआर को वायलेट करते हैं तो जुडिशरी उन्हें रिजेक्ट कर सकती है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें 2 चीजें हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि गरीब हो या अमीर सब लॉ के सामने बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। एग्जाम्पल, अंबानी जी और एक हैंड कार्ट वेंडर को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ प्रिविलेजेस हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक वो ऑफिस में हैं। एमएलए और एमपी के अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। पब्लिक प्लेसेस, शॉप्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अगर विमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। बैकवर्ड क्लासेस को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। चंपकम दोराई राजन केस इसका एग्जाम्पल है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर चांस मिलना चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। एक्सेप्शंस हैं कि रेजिडेंट्स को स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। बैकवर्ड क्लासेस और SC/ST के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन काका कलेलकर जी की चेयरमैनशिप में बना था। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। BP मंडल चेयरमैन थे। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन EWS को 10% रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से EWS को 10% रिजर्वेशन मिला। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कोई भी टाइटल कंफर्म नहीं किया जा सकता। एजुकेशन और मिलिट्री एक्सीलेंस में एक्सेप्शंस हैं। किसी की मेरिटोक्रेसी को ऑनर करने के लिए टाइटल दिया जा सकता है। अगर फॉरेनर इंडिया में रहता है और उसे कोई टाइटल लेना है तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें मीडिया में पब्लिश करना, कार्टून्स बनाना सब इंक्लूडेड है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसका पार्ट है। 19(1)(b राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। 19(1)(c राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। 19(1)(d राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। 19(1)(e right to reside and settle in any part of the territory of India. 19(1)(g right to practice any profession and carry out any occupation. F को रिमूव कर दिया गया है। समरोक करके ट्रिक से याद रख सकते हैं। 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेटन नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप पर कोई क्राइम चार्ज किया गया है तो आपको 3 राइट्स मिलते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि जिस टाइम आपने क्राइम किया उस टाइम जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। नो डबल जेपर्डी का मतलब है कि आपको एक क्राइम के लिए सिर्फ एक बार पनिश किया जा सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि आपको अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी को भी उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चेक करेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ जस्ट और फेयर होना चाहिए। आर्टिकल 21 सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है। इसमें राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी सब इंक्लूडेड हैं। KS पुट्टुस्वामी जजमेंट आधार केस में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया गया। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट 2 तरीके से हो सकती है, पर्निटिव और प्रिवेंटिव। पर्निटिव मतलब क्राइम करने के बाद अरेस्ट और प्रिवेंटिव मतलब क्राइम करने से पहले सस्पेशन पर अरेस्ट। इसमें आपको रीजन बताना होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। आपको लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट करने का राइट है और 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में है।
आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं हो सकता। फोर्स लेबर का मतलब है किसी से काम करवाना और उसको पे नहीं करना। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता। बच्चों को हैजर्डस वर्क नहीं करवाया जा सकता। 16 से 18 साल के बच्चों को नॉन हैजर्डस वर्क्स में एम्प्लॉय किया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आपको किसी भी रिलीजन में बिलीफ रखने, प्रैक्टिस करने और प्रोपेगेट करने का राइट है, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन का राइट नहीं है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। टैक्स को किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फुल्ली एडेड स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 में हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन को अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट है। किसी को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट है। माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अंबेडकर साहब ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अगर आपके किसी भी राइट को हर्ट किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 kinds of writs इशू कर सकता है। Habeas corpus to have the body of unlawful detention. Mandamus the command, government institution not doing compulsory work. Prohibition, superior court tells lower court not to go beyond limits. Case going on. Certiorari, to be certified of. Decision has come. Quo warranto, by what authority of person holding public office for which he is not eligible. हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता जब फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। हाई कोर्ट लीगल राइट्स के वायलेशन पर भी रिट इशू कर सकता है। आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट को आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के राइट्स को लिमिट करने का पावर है। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश हो जाते हैं। आर्टिकल 35 कहता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग लॉज बनाने का राइट है। राइट्स अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। 15, 16, 19, 29 और 30 वो राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। बाकी राइट्स फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक।